Hello guys, welcome to Giri. Today's analysis. Today is 5th November and it is Sunday, so we have some extra editorials here and there. So it is going to be a little long, might be, but I'll try to finish it very quickly. And I welcome you all here. I'm so sorry for the low on energy kind of situation. I'm recovering, बहुत better हूँ मैं पहले से. Probably एक दो दिन में I'll be like bang on वाला back. So guys, if you want to buy current affairs monthly lectures from us, you can visit our website www.lockedy.in. These lectures are for ₹300 per month. यहाँ पर आपको classes मिलती हैं जहाँ पे आपको explanation मिल जाती है, explain stuff, and आपको learn भी बहुत मैं वहाँ पर करवा देती हूँ. And plus आप डिजी नोट्स में से revise कर सकते हैं जो कि आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर आप एजुगिरी 50 का कोड लगाते हो तो ₹50 ऑफ मिलता है. तो यहाँ पर बेसिकली आप 7 to 8 आवर्स में अपना पूरा का पूरा फुल 1 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो कर सकते हो. ठीक है ना. तो मतलब अगर आप 1 करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत मतलब आपको ये है कि बस 3-4 दिन में हो जाए और जल्दी से करने हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए और लर्न भी करना, तो दीज आर द बेस्ट. उसके बाद करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पर मैं नोट्स बनाती हूँ. ये आपको सिर्फ और सिर्फ ₹100 में अवेलेबल है. ये आप डेली पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. मॉक टेस्ट जो हैं वो हमारे पास अभी CUET PG के अवेलेबल हैं और MHCET 5 years के अवेलेबल हैं. ठीक है. ये आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में है और यहाँ पे फ्री गाइडेंस सेशंस भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ. उसके बाद यहाँ पे Q&A सेशन होता है यूट्यूब चैनल पे हर संडे को. ठीक है. तो येस, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से फटाफट से. चलिए. तो नेपाल में अर्थक्वेक आया है एंड नेपाल का जो अर्थक्वेक है 157 लाइव्स ले ली हैं इस अर्थक्वेक ने, विच इज़ बैड. ठीक है. अब ये एपिसेंटर क्या था ये देख लेते हैं. एटलीस्ट 157 people were killed and over 160 injured when a powerful earthquake of 6.4 magnitude earthquake, the worst since 2015, struck Nepal and destroyed hundreds of houses in Himalayan nation's remote mountains region, officials said on Saturday. The National Earthquake Monitoring and Research Center said the earthquake, with an epicenter in Jajarkot district about 500 km west of Kathmandu, was recorded at 11:47 p.m. on Friday. Friday's earthquake is the most devastating one in Nepal since 2015 earthquake that killed 9,000 people and injured more than 22,000. तो यहाँ से हमारे पास 3 से 4 चीज़ें निकलती हैं. सबसे पहले नेपाल में earthquake in नेपाल, ये लिखेंगे earthquake in नेपाल. ठीक है. अब जब अर्थक्वेक आता है ना तो 2 से 3 क्वेश्चन तो फेवरेट है एग्जामिनर के, वो हम कवर कर लेंगे और वो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई कितने का था. 6.4 मैग्नीट्यूड का था. ठीक है. एपी सेंटर क्या था. ठीक है ना. एपी सेंटर का क्वेश्चन आ जाता है जारकोट. ठीक है. जज्जरकोट. ठीक है ना. जारकोट. जार को कोई बोल रहा है जायार. अचार खत्म हो गया, अब तो डस्टबिन में जार में रखते हैं ना अचार, तो जारकोट. ठीक है. और जो तीसरी चीज़ है 2015 अर्थक्वेक इन नेपाल. ठीक है. 2015 में अर्थक्वेक आया था इन नेपाल जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. तो ये 2 से 3 चीज़ें पूछते हैं कि भैया एपिसेंटर क्या था अर्थक्वेक का. ठीक है. कितने मैग्नीट्यूड का था. ठीक है. और अर्थक्वेक जो लास्ट टाइम नेपाल को हिला गया था वो कब आया था. 2015 में. बस और कुछ नहीं याद करना है इसमें से हमें. आगे चलेंगे. फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more years. तो इस स्कीम का नाम क्या है. ठीक है. इस स्कीम का नाम क्या है ये हमें पता होना चाहिए. इस स्कीम का नाम लिखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, that is PMGKAY. PMGKAY. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है. इसके अंदर गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, यूनियन गवर्नमेंट स्कीम क्या प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री food grains
every month. ठीक है ना. PM says scheme extended for another 5 years. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है ये स्कीम. ठीक है. सबसे पहले तो PMGKY का वो हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि भाई PMGKY का फुल फॉर्म क्या है. PM तो प्रधानमंत्री, ठीक है, गरीब का कल्याण अन्न देकर करने की योजना. ठीक है. तो इसके अंदर क्या करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है. 5 kg फूड ग्रेन्स मिलेंगे फ्री एवरी मंथ. ठीक है. और यहाँ पे ये स्कीम 5 years और एक्सटेंड कर दी जाती है. तो ये स्कीम आई कब थी, तो इसको एक क्विक रीडिंग मारेंगे. द यूनियन गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स एवरी मंथ टू 80 crore Indians which is slated to end this December will be extended for another 5 years. Prime Minister Narendra Modi said on Saturday. Mr. Modi made the announcement while addressing a poll rally in Durg district of Chhattisgarh. The Pradhan Mantri Kalyan Ann Yojana, Garib Kalyan Ann Yojana was introduced in 2020 as a pandemic relief measure providing 5 kg of free food grains per beneficiary a month. In addition to the 5 kg of subsidized food grains, they were entitled to under the National Food Security Act. In December 2022, as PMGKY came to an end after multiple extensions, the Union Cabinet decided to make NFSA ration free for 1 year. That will now. अब यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी. ठीक है. तो इसका बैकग्राउंड हो गया, ये स्कीम क्यों और कब स्टार्ट हुई थी. इसके 2 रीजंस हैं. ठीक है. 2 पॉइंट्स हैं, नॉट 2 रीजंस है. एक तो इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो ये लिख लेंगे इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 एज अ पैंडमिक रिलीफ मेजर. पैंडमिक रिलीफ मेजर, कोविड आ गया था तब. कोविड के अंदर लोग कमा नहीं पा रहे थे, डेली वेजर्स कहाँ से खाना मिलता उनको, तो उनके लिए, ठीक है ना, गरीब के कल्याण के लिए योजना लेकर आए थे. इतना ही नोट करना है. ठीक है. देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स में भी और ईमेल में भी लिखते हैं कि आप डीप में पढ़ाओ और डीप में पढ़ाओ, या फिर आपने कोई कॉन्सेप्ट बहुत डीप में पढ़ा दिया. देखिए, मुझे आपका पेपर क्लियर करवाना है. ठीक है ना. मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पढ़ाकर आपका नुकसान नहीं करना चाहती हूँ. लॉस होगा उसमें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को याद भी करना है और आप PhD कर लेंगे किसी टॉपिक में. अगर PhD की ज़रूरत है तो मैं करवाऊंगी पेपर के लिए, नहीं ज़रूरत तो मैं नहीं करवाऊंगी. ठीक है ना. एंड बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो UPSC की लेवल की तैयारी करना चाहते हैं. आप यहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो एग्ज़ाम्स दे रहे हो. ठीक है ना. तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो. मतलब आंसर राइटिंग कर भी रहे हो कुछ एग्जाम में, तो वो लेवल नहीं है. आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. जितना मैं करवा रही हूँ, अगर आप उतना कर लोगे आप आंसर दे पाओगे. ठीक है. एस सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक मेमोयर लिखा था. मेमोयर क्या होता है, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ बायोग्राफी रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज. ठीक है ना. हिस्ट्री लिखते हो आप, मतलब अपनी जो भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लिखते हो. ठीक है. पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे चीज़ें लिखते हो. तो एस सोमनाथ ये लेकर आए थे. इन्होंने इसको नाम क्या दिया था, said on Saturday that he was withdrawing the publication of Malayalam memoir Nilavu Kudicha Simhangal, loosely translated as the lines that drank the moonlight. ठीक है. अब यहाँ पर एस सोमनाथ, chairman of ISRO. गाइज प्लीज़ डू सेंड योर नोट्स ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है. मैं एक बार चेक कर लूँगी, कुछ नोट्स चेक करके आपको टिप्स भी दे दूँगी मैं. तो @IMEduGiri के नाम से हम वहाँ पर आप भेज सकते हैं अपने नोट्स की फ़ोटोग्राफ्स. ठीक है. तो या चलिए अब आगे चलेंगे. आप या तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हैं नोट्स की, या फिर आप फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हैं पढ़ते हुए की. मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगी, इससे दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी. एस सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ ISRO, मेमोयर. ठीक है. अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है ना, विड्रॉन द पब्लिकेशन, मतलब ये पब्लिश नहीं होगा, पब्लिकेशन विड्रॉ कर दी है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका मतलब गलत निकाला जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं. मलयालम मेमोयर. ठीक है. नीलावू कुडीचा सिमहनगल. ठीक है. ये नाम है. translated as the lines that
ड्रैंक द मूनलाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई ये ना न्यूज़ में थी, ठीक है, ये किसका क्या है, क्या एस सोमनाथ का मेमोयर न्यूज़ में था, उसका नाम क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज में था, ठीक है, क्यों न्यूज़ में था, विड्रॉन द पब्लिकेशन, ठीक है। तो उसमें कहा गया द डिसीजन फॉलोड अ रिपोर्ट इन मलयाला मनोरमा ऑन सैटरडे दैट कोटेड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक, कुछ पार्ट्स निकाले गए उस बुक में से, और कहा सजेस्टिंग दैट K7 फॉर्मर इसरो चेयरमैन एंड मिस्टर सोमनाथ इमीडिएट प्रीडिसेसर मे हैव हिंडर्ड की प्रमोशंस दैट मिस्टर सोमनाथ थॉट वर ड्यू, ठीक है, कुछ प्रमोशंस थी जो ड्यू थी वो नहीं करेगी। तो मिस्टर सोमनाथ कहते हैं ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, बट जो भी है मैं अब ये बुक ये नहीं लेकर आऊँगा, पब्लिश नहीं करूँगा। तो इसरो के चेयरमैन, प्रीवियस चेयरमैन या फॉर्मर, प्रीवियस चेयरमैन का नाम क्या है, इमीडिएटली प्रीवियस का नाम क्या है, कहाँ गया, अभी तो देखा था, K7, ठीक है जी, ये इतना ही लिखना है हमको, ठीक है। देखो यार, अगर आप इतने इतने पॉइंट भी याद कर लो ना, इसमें से क्वेश्चन निकल रहा है, तो ये सारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने नोट्स की फ़ोटो भेजी, सारा येलो पार्ट नोट किया हुआ है, भाई यही नोट कर लो, बहुत है, ठीक है। इसको याद करके रट्टा मार के चले जाओ, समझ कर चले जाओ, बहुत है। अब इसमें समझने वाली बात तो है नहीं कुछ, देखो ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। IL-38 that did long range surveillance for Navy fly into sunset, मतलब इसको बाय बाय बोल दिया, डीकमीशन कर दिया है। अ जर्नी दैट कमेंस्ड ऑन October 1, 1977, अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। विद द कमिशनिंग ऑफ इंडियन नेवल्स एयर स्क्वाड्रन 315 एट गोवा एंड्स विद द इंडक्शन ऑफ IL-38 टुडे, said Commander so-and-so, addressing members of the commissioning crew and numerous others who gathered along with their family for the de-induction ceremony at INS Hansa last week. Cheers erupted from the crowd, while several became emotional, reminiscing their long association with the aircraft that served for 46 years. IL-38 Sea Dragon, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, IL-38 Sea Dragon की, ठीक है। अब ये सी ड्रैगन जो है, ये कब इंडक्शन हुई थी इसकी, पहला पॉइंट बनेगा October 1, 1977, 46 years of सर्विस, ठीक है। ये क्या है, एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए यूज़ किया गया था, एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस, मतलब देखना कि सब सही, सब ठीक ठाक है, कोई दुश्मन आके बैठ तो नहीं गया। फॉर द फोर्स नाउ द नेवी हैज़ नेवी हैज़ इसकी मतलब ऐसे सर्विलेंस के लिए डॉर्नियर्स है, ठीक है ना। और दूसरा C-295 एयरक्राफ्ट एंड द लोअर एंड P-8Is है, ठीक है, मतलब वो इसके ही टाइप के हैं, ठीक है ना, जो मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ठीक है 46 इयर्स की सर्विस थी, और INAS, ये 4th पॉइंट एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, INAS commissioning of द इंडियन नेवी, तो कौन से स्क्वाड्रन का पार्ट बने थे ये, इनास 315 एट गोवा, दैट इज इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, IL-38 सी ड्रैगन की। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया ये कहाँ से, कब आया था, क्या करता था, लॉन्ग टाइम सर्वेलेंस करता था, ठीक है ना, ठीक है। नेवी के पास था, किसके पास था, नेवी के पास था। 1977 में कमीशन हुआ था इस स्क्वाड्रन के अंदर। ये 4 पॉइंट्स में से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं।
Gay games open in Hong Kong after delay due to pandemic curbs. More than 1,000 athletes gathered in Hong Kong Stadium on Saturday to open the Gay Games, the first time the international LGBTQ sporting event has come to Asia. The event was initially slated for last November but was delayed due to Hong Kong's strict pandemic curbs, which were only eased late last year. ठीक है ना, तो Gay Games कहाँ पर हो रही है? हांगकांग में. ठीक है ना, Gay Games in हांगकांग. ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा जो थोड़ा फैक्ट टाइप का है. वो क्या है? फर्स्ट टाइम इन एशिया. ठीक है, किसके लिए है? LGBTQ स्पोर्टिंग इवेंट है ये. ठीक है ना. सिंपल क्वेश्चन कि भैया गे गेम्स कहाँ पर हुई हैं? गे गेम्स पहली बार एशिया में कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ठीक है, पाकिस्तान मिलिट्री किल्स 9 who attacked एयरफोर्स बेस. पाकिस्तान में एयर बेस जो है, एयरफोर्स बेस जो है, उस पर अटैक हुआ है. जैसी करनी वैसी भरनी. पाकिस्तान मिलिट्री said its forces killed 9 armed men who attacked on Air Force training base on Saturday, with the group affiliated with Pakistan Taliban claiming responsibility. ठीक है ना. पाकिस्तान एयरफोर्स बेस attacked, responsibility taken by Pakistan Taliban. ठीक है ना, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. ठीक है. द तहरीके इन पाकिस्तान और न्यूली, ये इसका पूरा, एक मिनट, ये लिखने के बजाय ना पूरा नाम ही लिख लेते हैं इसका. तहरीके जिहाद पाकिस्तान और न्यूली emerged militant group is an affiliate of Tehreek-e-Taliban Pakistan movement. या देखो यहाँ पे ना एक बात समझ लो, तहरीके तालिबान क्या है? पाकिस्तान. देखो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रही हूँ. तालिबान, ठीक है, तालिबान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है, पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ये अफगानिस्तान को रूल कर रही है. ठीक है, और अफगानिस्तान को रूल कर रही है जब अफगानिस्तान में से यूएस से बाहर निकल गया. कुछ जगहें थी जहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है कब्जा नहीं कर पा रहा था, और तब पाकिस्तान की जो आर्मी थी, आर्मी ऑफ पाकिस्तान जो थी, उन्होंने इन लोगों की हेल्प करी. किसकी? अफगानिस्तान के तालिबान की हेल्प करी ऑक्यूपाई करने में. और ये बहुत खुश थे कि हमारे लोग आ गए, मतलब पाकिस्तान की आर्मी बहुत खुश थी. बट इनको नहीं पता था कि इनकी जो खुशी है वो कम ही दिनों की है, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आई, तो जो पाकिस्तान में भी एक तालिबान का ग्रुप है जो चाहते हैं कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान को रूल करें, जैसे एक तालिबान अफगानिस्तान को रूल कर रही है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रूल करें. ठीक है ना. तो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो ये वाला जो तालिबान है, जिसकी एक बार सपोर्ट करी थी आर्मी ऑफ पाकिस्तान ने, बहुत बार सपोर्ट करी थी अफगानिस्तान को रूल करने में, तालिबान मतलब पावर में लेकर आने में. अब ये जो तालिबान है अफगानिस्तान वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं, अफगानिस्तान का तालिबान जो है ये पाकिस्तान के तालिबान की पूरी मदद कर रहा है. और इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट पड़ गए हैं, सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट. ठीक है ना, कि इंसान जो है अपने साथ लगाकर बॉम्ब आ जाता है, बैठ जाता है, फूट जाता है और ऑब्वियसली लोगों की डेथ होती है. ठीक है, इनके यहाँ पर अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, सिक्योरिटी के बुरे हाल हो गए हैं पाकिस्तान में. और कहीं ना कहीं जो मेजर रीज़न बताया जा रहा है वो तालिबान अफगानिस्तान वाली जो पाकिस्तान की तालिबान को सपोर्ट करिए उसको बताया जा रहा है. ठीक है, और इसका इन्होंने इलाज क्या निकाला है? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सेइंग, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं,
इलीगल माइग्रेंट्स मतलब इलीगल माइग्रेंट्स जो बिना वीज़ा के, विदाउट वीज़ा, विदाउट परमिशन हमारी कंट्री में घुसे हुए हैं, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे कौन बैठे हैं? वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स अफगानिस्तान से बैठे हैं, क्योंकि जब तालिबान वहाँ पे पावर में आया अफगानिस्तान में, तो वो लोग पाकिस्तान आ गए, तो अब वापस जा रहे हैं। तो ये जो है अटैक हुआ है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी मैंने आपको बैक स्टोरी भी बता दी। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, आर्म्ड मैन स्टॉर्म द बेस इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे मॉर्निंग इन द सिटी ऑफ Mianwali in central Punjab province near the Khyber Pakhtunkhwa border. Some damage was done to 3 already phased out non-operational aircraft during the attack, military said without elaborating. तो इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। बट हाँ, इनके अब अटैक ज़्यादा होने लग गए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ, ठीक है ना? एयरबेस कहाँ पे? सिटी ऑफ मियानवाली, ठीक है, इन सेंट्रल पंजाब province near Khyber Pakhtunkhwa border, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये अटैक हुआ है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस अटैक्ड, कहाँ पे? ये मियानवाली, ठीक है ना, नखरे वाली, मियानवाली। चलो, एनमी प्रॉपर्टी बटलर पैलेस। तो बटलर पैलेस है कहाँ पे? यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बटलर पैलेस वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है। वेयर इज इट? तो हमें पता है बटलर पैलेस कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे बटलर पैलेस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लखनऊ's फर्स्ट ग्रैंड 3-story बटलर पैलेस लेफ्ट डेजर्टेड इन डार्कनेस फॉर मेनी डिकेड्स विल सी अ फेसलिफ्ट, ठीक है। इसको इनॉग्रेट मतलब सजाया जाएगा, बढ़िया ठीक किया जाएगा, क्योंकि इसको टेररिस्ट प्लेस बना रहे हैं, टेररिस्ट नहीं, tourism place, sorry. Local people believe the house built a century ago in mix of Rajasthan and Indo-Mughal styles is haunted, ठीक है। लोगों को लगता है कि हॉन्टेड है, ठीक है। हर शहर में होता है ना हॉन्टेड वाली। और बचपन में जब तुम कॉलेज में होता हो, तुम्हें ऐसी जगहें देखने का बहुत शौक होता है, और ऐसी जगहें देखने का शौक रात को बहुत जागता है, और डर सबको लगता है। बट कुछ होते हैं जो शाने होते हैं कि नहीं चलो, अंदर तो मैं नहीं गई हूँ, बट हॉन्टेड घरों को बाहर से बहुत देखा है मैंने। Neighbors say the palace has been stripped of its brass and other saleable parts by drug and alcohol addicts, but the police deny this, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो इसमें सेलेबल पार्ट्स थे ना, ब्रास का कुछ भी जो बिक सकता था, वो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्होंने उतार के बेच दिया। सच ही होगा, पुलिस डिनाई करिए, नहीं नहीं सच है, ये हम मानते हैं, कोई बात नहीं। द पैलेस ओरिजिनली बिल्ट एज द ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है। तो इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पैलेस ओरिजिनली built as official residence of Commissioner of Awadh, Harcourt, Butler in 1915. sorry 1915। तो यहाँ पे जो कमिश्नर रेजिडेंस क्यों बिल्ड किया गया, ये बिल्ड किया गया कमिश्नर और अफद के लिए, हरकोट बटलर जिनका नाम था, 1915 में बिल्ड किया गया था, ठीक है ना। वॉज ओन्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ मोहम्मदाबाद, ठीक है। ये लिखेंगे ओन्ड बाय, वॉज ओन्ड बाय रॉयल फैमिली ऑफ महमूदाबाद, ठीक है। By its own account, the family migrated to India in the 13th century and settled in erstwhile Awadh, currently Lucknow, ठीक है ना। Awadh is equal to current Lucknow। Owned allegiance to the Mughals. Muhammad Amir Ahmad Khan, the king at the time of independence, migrated to Pakistan, while his son stayed back to his son stayed back. He was a resident of India, citizen of India, and fighting a legal battle over properties. But deenige after the India-Pakistan war, ठीक है ना। यहाँ पे 5th पॉइंट पढ़ेंगे, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान war,
In 1965, Butler Palace was declared enemy property by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी कि जो गए हैं यहाँ से उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, 1965 में ही हुआ। द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, which came later, made the standalone binding. This is one of the 361 enemy properties in Lucknow alone, says the authorities. One of the 361 enemy properties in Lucknow. ठीक है, many originals belonging to Mahmudabad family. It was only last month, however, that Lucknow अब यहाँ पे इसको will be converted to a tourism place. The authorities are rejuvenated Butler Lake. No objection certificate. यहाँ पे Wine News लिख लेते हैं. Wine News, tourism place, not terrorism place. Tourism place, to be converted to tourism place. यहाँ पे लिख लो, to be converted to tourism place. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। Why did India abstain from the call truce? Truce का मतलब कहते हैं कि रुक जाओ, लड़ाई बंद कर दो। ठीक है, on October 26, nearly 3 weeks after the terrorist strikes by Hamas in Israel, the United Nations General Assembly voted on resolution calling for an immediate, durable and sustained humanitarian truce. Truce मतलब to stop fighting. ठीक है ना, अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूएनजीए के अंदर, ठीक है ना, अक्टूबर, ये वैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है बट एक बार दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, रेजोल्यूशन आई कहाँ पर, रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशंस, यूएनजीए इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन आया कि भैया ट्रूस, ठीक है ना, सीज फायर होना चाहिए बिटवीन हमास एंड इजराइल। ठीक है ना, ये आया, ओके, ये हुआ, रेजोल्यूशन आया। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने ना तो हाँ बोला ना ही ना बोला, इंडिया बैठ गया हाथ जोड़ के, कहता मैं चाय समोसे खा रहा हूँ, तुम देखो क्या करना है। अब इसके अंदर से जो दूसरे कंट्रीज थे 120 मेंबर्स वोटेड, 120 मेंबर्स वोटेड, जिसमें से 45 अब्सटेन्ड। ठीक है ना, यूके यूएस वोटेड अगेंस्ट। अब इंडिया को यहाँ पर खड़ी खोटी, इंडिया ने क्यों वोट नहीं किया, इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया फ्रॉम वोटिंग। इंडिया कहता है देखो, ठीक है, क्रिटिसिज्म नो, इंडिया कहता है नो क्रिटिसिज्म ऑफ टेरर अटैक ऑन इजराइल। ठीक है ना, जो इजराइल के ऊपर टेरर अटैक हुआ उसको भी आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो ठीक नहीं है, आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि ये नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा तो हम अब्सटेन करें, वी आर नॉट गोइंग टू वोट। ठीक है ना, यूके एंड यूएसए वोटेड अगेंस्ट। ठीक है, और 45 कंट्रीज और भी थी जिन्होंने वोट करने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद बिग विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, इंडिया कहता हम बहुत बड़े विक्टिम्स हैं टेररिज्म के लिए। ठीक है, दुनिया में बाद में देखा टेररिज्म, हम वी वर द फर्स्ट वंस टू सी टेररिज्म, ये हमारे मिनिस्टर्स ने बोला। इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट सोर्सेज सेट यूएनजीए रेजोल्यूशन लैग्ड एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन, मतलब कंडेम नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें 14505 इजराइलीज वर किल्ड एंड 240 वर टेकन एज होस्टेजेस, मतलब बंधक बनाए गए बाय हमास। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे, हिस्टोरिकली इंडिया वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन एंड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948। अब यहाँ पे इंडिया के पास वोटिंग पैटर्न्स के बारे में बताया जा रहा है, तो वो लिखते हैं पास्ट वोटिंग पैटर्न्स। ठीक है, पास्ट वोटिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पास्ट वोटिंग पैटर्न्स में डिस्कस करें तो इंडिया वोटेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ
partition of Palestine and creation of separate state of Israel in 1948. तो यहाँ पे हमें बार बार हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट ऑफ इसराइल कब बनी थी, 1948 के अंदर बनी थी, और इसमें इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था, एंड वाज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन और लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इन 1988. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन इन 1988. इंडिया ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया कब, 1988 के अंदर. हाउएवर इन द 1990 स्पेशली वंस इंडिया एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल, इट्स वोट्स एट द यूएन ग्रुप मोर न्यूआंस्ड, अब्सटेनिंग ऑन मेनी वोट्स. जब इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने लगे, बन गए फुल फ्लेड, तब हमने थोड़ा वोटिंग पैटर्न चेंज किया. इन December 1991, just weeks before India Israel opened their embassy, India was part of a majority that voted at UNGA to revoke an earlier resolution that equated Zionism with racism and racial discrimination. In subsequent decades, India continued to condemn Israeli bombardment. तो इंडिया की मिक्स्ड व्यूज यहाँ कहीं ना कहीं रहे हैं, ठीक है ना. बट वो कह रहे हैं आफ्टर 2014 पोस्ट 2019 जो है, इंडिया इसराइल की साइड ही ज़्यादा दिखा, क्योंकि अब्सटेन किया अगर वोटिंग से, तो वो कहते हैं इसराइल की साइड ज़्यादा दिखा. इंडिया इवन रेज इट्स एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज फ्रॉम $1 million ईच ईयर टू $5 million a year. ये भी हम नोट करेंगे थर्ड में. इंडिया रेज्ड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हर साल की जो कंट्रीब्यूशन जाती है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन refugees, that is UNRWA, from $1 million each year to $5 million each year. इतना इंडिया जो है दे रहा है, ठीक है ना. इतना जो है इंडिया पैसे दे रहा है, इतने $5 million, $5 million, $5 million. चलिए अब यहाँ पर इंडिया वोटेड अगेंस्ट यूएस डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द इजरायली कैपिटल एंड मूव इट्स एम्बेसी देयर. इसके अगेंस्ट हमने वोट किया था इन 2016. इंडिया इवन वोटेड अगेंस्ट UNHRC रेजोल्यूशन दैट कॉल फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू इजरायली वॉर क्राइम्स एंड वोटेड विद इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस इन स्टॉपिंग हमास लिंक्ड NGO फ्रॉम रिसीविंग ऑब्जर्वर स्टेटस. ठीक है ना, तो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप को ऑब्जर्वर स्टेटस डिक्लेयर कर रहे थे, उससे भी रोका गया. तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स और लिख लेंगे, ठीक है. इंडिया वोटेड अगेंस्ट USA's decision to recognize Jerusalem as Israeli capital and move its embassy there, but abstain from voting on human rights on that held more criticism. ठीक है, 2016 में, in 2016 voted against resolution that called for International Criminal Court investigation into Israeli war crimes. ठीक है ना, इसके अगेंस्ट हमने किया. 2019 में क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये लिखेंगे, in 2019 and voted with Israel
at United Nations Economic and Social Council in 2019 in stopping Hamas linked NGO from receiving observer status। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वोटिंग जो है वो पास्ट में करी है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। इसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। पास वोटिंग पैटर्न्स इंडिया के इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू पे। 1948 में इजराइल की स्टेट बनी, इंडिया ने वोट अगेंस्ट किया, पार्टीशन की पैलेस्टीन में से इजराइल निकाल दो, वोट अगेंस्ट किया। ठीक है, उसके बाद इंडिया रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इन 1988, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया रेज्ड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, हम $5 मिलियन की कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो पहले $1 मिलियन की होती थी। इंडिया वोटेड अगेंस्ट यूएसए डिसीजन जेरूसलेम, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्यों है? क्योंकि पैलेस्टीन के जो इस्लाम मुस्लिम्स का भी वहाँ पर रिलीजियस वो है, और जुडाइज़म जो कि जूस जो है इसराइलीज जिनको मानते हैं उनका भी वहीं पर है, और कहा जाता है वो एक ही कंपार्टमेंट मतलब एक ही जगह पर है। तो जेरूसलेम में वो है, तो दोनों ही कहते हैं कि कैपिटल है। तो इसराइल ने बोला कि हाँ ये मेरी कैपिटल है, और यूएसए ने बोला कि हम अपनी एम्बेसी जो है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और हम रिकग्नाइज करते हैं कि जेरूसलेम इसराइल की कैपिटल है। इंडिया ने इस चीज़ के अगेंस्ट वोट किया। उसके बाद 2016 में वोटेड अगेंस्ट रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट इजरायली वॉर क्राइम्स। ठीक है, इसके अंदर अगेंस्ट वोट किया हमने कि नहीं, हम नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, उसके बाद देन वी स्टडीड अबाउट वोटेड अगेंस्ट इसराइल एट यूनाइटेड इन स्टॉपिंग हमास। ठीक है ना, विद इसराइल, नॉट अगेंस्ट, विद इसराइल, कि भाई हमास बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको आप ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं दे सकते। तो ये सारी वोटिंग पैटर्न्स जो है हमें देखी। उसके बाद यूएस यूके एंड अदर इसराइली एलाइज डिड इट अप्रिशिएटेड टू द सपोर्ट इंडिया टू वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर यूके और यूएसए ने फेवर में वोट किया है। अमंग कंट्रीज दैट abstained were India's other Quad partners, Australia, South Korea, and NATO members, including Canada and European countries. However, among the large minority 120 countries that voted for the resolution were India's South Asian neighbors, including Bhutan, ASEAN countries except Philippines, that abstained. All other 11 members of newly extended BRIC grouping, the entire Arab world, and almost countries of the global South, इन्होंने वोट किया कि हाँ इस लड़ाई को रोक देना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशंस। अभी हमने पढ़ा थोड़े दिन पहले कि आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो कवच जो है वो वापस से न्यूज़ में आ गया। इसके बारे में हमने पहले जून जुलाई में बहुत पढ़ा था जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ना। व्हाट इज कवच? ठीक है, तो सबसे पहले हम कवच लिख देंगे। ठीक है, अब कवच क्या है? द डेडली कोलिजन बिटवीन टू पैसेंजर ट्रेन्स इन सदर्न इंडियाज विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश which killed 14 people and injured 50 persons could have been averted if traffic collision avoidance system were in place। तो अगर ये सिस्टम जिसको कवच बोलते हैं अगर ये होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, वो कह रहे हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑफिशियल्स इंडिकेटेड दैट द इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में ही बना है, टीकास कॉल्ड कवच वाज नॉट इंस्टॉल्ड इन ऑन द रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है? हमारे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि ये क्या है? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, टीसास। अब इसके अंदर हमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, ये क्या है? कवच। ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है मतलब इंडिया ने खुद बनाया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कवच इज अ कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विद एंटी कोलिजन फीचर्स। एंटी कोलिजन मतलब कोलाइड नहीं होने देता। ठीक है ना, एंटी कोलिजन फीचर। सिंपली पुट इट प्लेस द रोल ऑफ वॉचडॉग ओवर द एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years स्टार्टिंग इन 2012 by the Indian Railways Research Designs and Standards Organization। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये? क्या है? इज अ कैब, कवच इज अ कैब signaling train control system with anti-collision
फीचर्स। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या है, एंटी कोलिजन फीचर्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड ओवर a period of 10 years starting in 2012 by the Indian Railways Research, Designs and Standards Organization. Now the very next and very important point here is कि 2012 में इसको बनाना स्टार्ट किया, इसको 10 साल लग गए डेवलप करने में। ठीक है, और किसने बनाया, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि किसने बनाया। उसके बाद कवच इज डिजाइन टू गिव आउट वार्निंग टू द लोको पायलट, जो ट्रेन का ड्राइवर है, इन केस ही डज नॉट नोटिस द रेड सिग्नल। ठीक है, ये क्यों डिजाइन किया गया, यहाँ पे लिखेंगे कवच इज डिजाइंड टू गिव Kavach is designed to give out warning to loco pilot in case he does not notice red signal. ठीक है ना। After giving warning on the loco pilot, इसलिए if the pilot does not slow down before 15 km/h, the cover system automatically applies brake. If pilot, ये भी लिखेंगे, if pilot does not slow down below 15 km/h, the cover system automatically applies brakes to bring train to halt. ठीक है ना, ट्रेन को रोक देता है, खुद ही ब्रेक्स लगा देता है। 15 km/h की स्पीड पे अगर नहीं आता है तो खुद ही कवर सिस्टम जो है ब्रेक लगा देता है अगर लोको पायलट रेड सिग्नल को पार कर देता है। ठीक है, इन द कवच सेटअप द रेलवेज अलोंग द रूट वेयर दिस टेक इज सैंक्शन टू बी डिप्लॉयड आर प्रोवाइडेड विद कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारा अब इसके अंदर देयर आर 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कंपोनेंट्स के अलग से नोट्स बनाएंगे। So there are 3 components. ठीक है ना, कवच कंसिस्ट ऑफ 3 components. पहले लिख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पहला वाला क्या है, फर्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी इन द ट्रैक्स, ये ट्रैक पे लगाई जाती है ये वाली टेक्नोलॉजी। नंबर 1 पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, RFID टेक यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई पीपल और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर इसके आगे लोग आ जाए, ऑब्जेक्ट्स आ जाए, उनको आइडेंटिफाई करता है। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ वायरलेस device from a distance without making physical contact or requiring a line of sight. Secondly, the locomotive which is in the driver's cabin is provided with RFID readers, computer and brake interface equipment. And finally, radio infrastructure which are towers and modems are installed in at railway stations. तो यहाँ पे क्या है, 3 चीजें हैं यहाँ पे, there are 3 components. तो अब लिखेंगे कवच consists of 3 components. ठीक है ना, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। कवच के कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, कवच हैज 3 कंपोनेंट्स। व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स, नंबर 1, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इसका, सबसे पहला कंपोनेंट जो है जी इसका, पर्पल से नहीं लिखेंगे, चलो रेड से लिखते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका क्या है, इट इज फर्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है, टेक्नोलॉजी इन द ट्रैक्स, टेक्नोलॉजी इन द
ट्रैक्स, ठीक है। ये इसका सब पॉइंट बना दूंगी मैं, कहाँ पे लगता है ये, ट्रैक्स पे लगता है, ठीक है। और मुझे इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, यूजेस RFID टेक यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ट्रेन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या यूज करता है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडियो वेव्स यूज करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू आइडेंटिफाई एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन वायरलेस डिवाइस, ठीक है। और क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू रीड, टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई and read information contained in wireless device, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज करके, सो नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट और रिक्वायरिंग अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, किन मेथड्स, किन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है, ये पूछ सकते हैं। दूसरा जो लगा होता है वो लगा होता है, ठीक है, लोकोमोटिव विच इज द ड्राइवर्स कैबिन इज प्रोवाइडेड विद RFID रीडर्स। RFID की फुल फॉर्म सेम रहेगी, रीडर्स ये कहाँ पर होते हैं, ये किसमें, लोकोमोटिव, मतलब ट्रेन के इंजन के अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पे, लोकोमोटिव में, मतलब ट्रेन के इंजन में प्रोवाइड किया जाता है ये, ठीक है ना। तभी वो बताएगा लोकोमोटिव, लोको को कि लोको पायलट को, ठीक है। हैंड ब्रेक, इसमें क्या है, RFID रीडर्स, कंप्यूटर एंड ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट है ये, ठीक है ना। रीडर्स, कंप्यूटर्स एंड ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट। अगर लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ने के बाद भी नहीं रोका तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगवाता है ना, वो सिस्टम लोको पायलट में है और लोकोमोटिव में है। और रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड इज रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, लिखेंगे रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर टावर्स एंड मॉडम्स, विच आर towers and modems are installed at railway stations, ठीक है। अब इसकी एक बार हम कर लेते हैं कि क्या है ये। तो बेसिकली कवच जो है उसके थ्री कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट कहाँ पे फिक्स किया हुआ है, एक जो कंपोनेंट है वो है RFID जो कि ट्रैक्स पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ट्रैक्स में लगाया हुआ है, जो रेडियो वेव से आइडेंटिफाई करता है पीपल और ऑब्जेक्ट्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है चीज़ों को। तो यहाँ पे ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करता है और ट्रैक्स पे लगता है। ये तीन चीज़ें मुझे इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है RFID रीडर्स, ये कहाँ पे लगा होता है, ट्रेन के इंजन में, कहाँ पे लगा होता है, ट्रेन के इंजन में, ठीक है ना। और ये उसके बाद रेडियो इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगता है कहाँ पर, रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे मॉडम्स हैं, टावर्स हैं, ये सब कुछ लगता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर the three components of Kavach on rail tracks, locomotives and at railway stations are communicating with each other to monitor train movement, transmit signal ahead to look. Their function is not affected by visual interfaces like hail geography, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट में पॉइंट एक लिखेंगे वो लिखेंगे three components of Kavach on rail tracks, on three components are communicating with each other ठीक है ना। तो ये हमें बस पता होना चाहिए कि ये तीनों आपस में बातचीत करते रहते हैं जिससे कि ट्रेन की सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, देर इज डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, ट्रैक आईडीज एंड आर एक्सचेंज। उसके बाद डिप्लॉइंग कवच कॉस्ट ₹50 lakhs। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक और लाइन खींच देंगे क्योंकि अब यहाँ पर हम दूसरी बात करने लग गए विच इज रिलेटिंग टू कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिप्लॉइंग कवच कॉस्ट ₹50 lakhs पर किलोमीटर, 50 लाख पर किलोमीटर फॉर इंडियन रेलवे एक स्पेस से। तो यहाँ पर हमें बस एक डब्बा बना लेना है। ठीक है, ये लिख लेंगे हम कवच costs ₹50 lakh per kilometer for Indian Railways। ठीक है ना, तो कॉस्टली है बट लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर। अब यहाँ पर हमें एक चीज और डिस्कस कर लेनी चाहिए, जहां पर हम कहते हैं कि हर चीज को सस्ता कर दीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए। हर चीज को सस्ता करके सब्सिडाइज करके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आपको मॉडर्न चीजें लगानी है तो उसमें आपको पैसे कमाने पड़ेंगे उस चीज पे। ठीक है ना, तो दिस इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। चलिए आगे चलेंगे अब। व्हाट हैज लेड टू मराठा कोटा। ठीक है, मराठा कोटा एजिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बार कवर हो रहे हैं हमारे, जो कि अच्छी बात है। मराठा कोटा एजिटेशन, मराठा कोटा एजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Since late August this year, 41-year-old Maratha Kota activist Manoj Jarenj Patil, hailing from Maharashtra's drought-prone, drought मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है, Marathwada region has brought the Eknath Shinde government to its knees by demanding a blanket reservation in education and government jobs for all Marathas in the state। तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यार डिमांड क्या है, कौन कर रहा है, किसने हंगर स्ट्राइक करी, किसका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जारेंज पाटिल। ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्रास मराठवाड़ा रीजन। ठीक है, डिमांडिंग ब्लैंकेट रिजर्वेशन in education and government jobs for all Marathas in the state। क्या डिमांड कर रहे हैं, रिजर्वेशन, किस किस चीज में रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इन द स्टेट। ठीक है, ये डिमांड है। अब इस इंसान का नाम जो कि एक्टिविस्ट है, जो हंगर स्ट्राइक पे चला गया था, इसका नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। मिस्टर जयरेंज पाटिल विड्रू हिज सेकंड हंगर फास्ट ऑन November 2 आफ्टर अ गवर्नमेंट डेलीगेशन कन्विंस्ड हिम टू ग्रांट देम मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू मराठास बाय गिविंग देम अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट्स एंड इंक्लूडिंग देम इन ओबीसी कुनबी कैटेगरी। ठीक है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट took time till 2nd Jan 2024 to grant reservation to Marathas by giving them OBC certificates, that is other backward classes के अंदर ऐड किया जाएगा, including them in OBC Kunbi category। Now this is very very important question again, कि कौन सी कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं। ओबीसी इनकी मेन कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे मेन और सब कैटेगरीज भी इन्होंने बता दी अपनी कि भैया हमको इसमें ऐड होना का मांगता है, राइट। तो ये हमको पेपर में आ सकती है, हमको पेपर में नहीं, हमको आ सकती है। तो ये क्या हुई, ये सब कैटेगरी हुई, ठीक है, और ये कैटेगरी हुई, इसके अंदर ये लोग ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, द इमीडिएट ट्रिगर फॉर मराठा कोटा, ठीक है,
अब यहाँ पे रेनेसेंट का मतलब क्या होता है, रेनेसेंट बिकमिंग एक्टिव और पॉपुलर, ठीक है ना। अब ये इतने ज़्यादा एक्टिव और पॉपुलर कैसे हुए? हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग सिंस अगस्त 29, द पुलिस अक्यूज द प्रोटेस्टर्स, तो इन्होंने कहा पुलिस ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी, पुलिस वाले कहते हैं इनकी। द सीएम अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ 5-member कमिटी अंडर जस्टिस रिटायर्ड संदीप शिंदे टू डिटर्मिन द standard operating procedure for giving OBC certificates to Marathas. However, on the expiry of the deadline October 24, Mr. Jairange Patil started his second hunger strike. तो पहले भी हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, जा गए हुए हैं। अभी पढ़ ही लेते हैं। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर अ मराठा कोटा एजिटेशन वॉज अ वायलेंट फ्रकास ऑन September 1 between protesters and police in Antarwari Sarati village in near Mumbai, where Mr. Jairange Patil, Heathrow unknown, has been protesting since August 29. The police accused the protesters of starting the violence by pelting stones on security personnel, while the agitators claim that the police had carried out an unwarranted lathi charge on them. ठीक है। The issue became swiftly politicized, and despite public apologies by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Mr. Shinde, Mr. Jairange Patil went on an indefinite hunger strike, giving up even drinking water. The activists finally, after Mr. Shinde's repeated cajoling, called a strike on September 14 by giving the government 40-day deadline to complete the process of Maratha to be treated as OBC कुनबी community। ठीक है, तो ये पहले भी स्ट्राइक पे गए, टाइम निकल गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4th पॉइंट में, earlier also he went on hunger strike, called off hunger strike by giving a 40-day deadline to issue OBC certificates. CM set up a 5-member committee under Justice retired Sandeep Shinde to determine the standard operating procedure for giving OBC certificates to Marathas। तो क्या हुआ, ये पहले भी हंगर स्ट्राइक पे गए। ठीक है, अब हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ कैसे किया, 40 डेज की डेडलाइन दे दी कि भैया ठीक है तुम कर लो, इतने में तुम सर्टिफिकेट इशू कर दो। संदीप शिंदे को बिठाएगा मेंबर को कि भाई देखो कैसे हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। डेडलाइन खत्म होगी, ठीक है, डेडलाइन फिनिश्ड, अगेन सैट ऑन हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। ठीक है, कॉल्ड ऑफ, ठीक है ना, अगेन तो दोबारा से कॉल ऑफ कर दी है, और अब वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मनोज जारेंज पाटिल जो है, who is from a family of farmers, was one the youth congress president, district chief of Jalna. He resigned his post in 2003 to float his own outfit titled शिवभा संगठना। ठीक है, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान के बारे में जो ये है, who is on hunger strike, who went on hunger strike twice, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इनका नाम, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम 7th पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, मनोज पाटिल was youth congress district chief of Jalna। ठीक है, resigned in 2003, float his own outfit शिवबा संगठना।
ठीक है ना। अब यार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना आगे वाले तो मुश्किल ही है, बट ये कि उनका आउटफुट का नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मराठा कोटा इशू कब आया हेडलाइंस में? In 2016, when the rape murder of a minor girl belonging to Maratha community in Ahmednagar's Kopardi, which spurred a wave of nearly 60 Mukh morchas, matlab silent rallies by the Marathas, which went on for nearly 2 years across the state. The rally brought to fore the community's long-standing claim for Maratha reservation. However, they had been largely peaceful. ठीक है, अभी तक peaceful थी, but अब जो है ये peaceful नहीं रही है। तो यहाँ पे 8 point, how the agitation or the protest started. रिजर्वेशन मांगना 2016 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। रेप ऑफ मराठा गर्ल led to Mukh morchas, that is silent rallies, ठीक है। तब डिमांड आई इन 2018। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी है, 2018 में, इन 2018 महाराष्ट्र लेजिस्लेचर gave 16% reservation to Maratha community in jobs and education, according them status of socially and educationally backward class, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड इट इन 2021। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजर्वेशन कहा कि ये सही नहीं है। 16% रिजर्वेशन दी थी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड इन 2021। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलेंगे। द व्हीकल ऑफ अमेरिकन प्रो इजराइल लॉबी। लॉबी क्या होता है कि मतलब डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं एक इशू के लिए, ठीक है। In May 2011, US President Barack Obama, in the course of a speech on Arab Spring, said the borders of Israel and Palestine should be based on 1967 lines with mutually agreed swaps. Swaps क्या होते हैं? Exchange. ये भाषण दिया गया by Barack Obama, who was the then president of USA. He was merely stating the official American position, although one rarely articulated publicly by a sitting president. But his words sparked a controversy. से controversy हो गया. Congressmen were inundated with calls from members of American Israel Public Affairs Committee. Now, what is this committee? तो इसका नाम लिखेंगे American Israel Public Affairs Committee और AIPAC। ये क्या है? इट इज अ प्रो इजराइल लॉबिंग ग्रुप। Within 3 days, Obama had to walk back his statement. ठीक है, मतलब वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल हेल्प देते हैं यूएसए की पॉलिटिकल पार्टीज को। वहाँ के जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको ट्राई करते हैं इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। तो लॉबिंग का मीनिंग हम लिख लेते हैं। लॉबिंग का मीनिंग होता है, वील अंडरलाइन दिस एंड राइट इट डाउन, ट्राई टू इन्फ्लुएंस अ पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। तो वहाँ लॉबिंग होती है फॉर इजराइल, कि आपको इजराइल की साइड लेनी है, ठीक है ना। आपको उसके हकों की बात करनी है, आपको उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना है। ये यूएसए की स्टोरी है और वो कौन कर रहा है वहाँ पर? ये कर रहे हैं अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी ऑन और AIPAC, ठीक है ना। प्रो मतलब इजराइल की तरफ, प्रो का मतलब टुवर्ड्स हिज साइड, इन फेवर। प्रो का मतलब क्या है? इन फेवर, ठीक है।
उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ही क्लैरिफाइड द पार्टीज देमसेल्व्स इजराइलीज एंड पैलेस्टीन्स विल नेगोशिएट अ बॉर्डर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया जो इनको करना है वो करें, मतलब जैसा ये करेंगे वैसे। ऑफिशियली AIPAC सपोर्ट्स अ टू स्टेट सोल्यूशन। और व्हाट इज अ टू स्टेट सोल्यूशन? देखिए आपको ना यहाँ पे बेसिक समझना पड़ेगा जो मैं समझाती हूँ। पैलेस्टीन जो है, सो बेसिकली चलो एक मोटा मोटा सा समझा देती हूँ मैं आपको। पैलेस्टीन इजराइल का नोट नहीं करना है बट समझना है। तो ये जो जगह है पैलेस्टीन, ठीक है, यहाँ पे बहुत पहले जो थे जूस रहा करते थे, ठीक है ना, वेस्ट एशिया में। तो जूस कौन है? जो इजराइल में रहते हैं, इन लोगों को जूस बोलते हैं, इजराइल, ठीक है, इजराइल में रहते हैं, जो अभी प्रेजेंट डे इजराइल में रहते हैं, प्रेजेंट डे इजराइल में रहते हैं, ठीक है, और इनको जूस बोलते हैं। और ये जुडाइज्म का जो रिलीजन है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये वेस्ट एशिया में, जहाँ आज की डेट का पैलेस्टीन है, जहाँ आज की डेट का इजराइल है, वहाँ ये रहते थे, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ आज की डेट में इजराइल पैलेस्टीन है, वहाँ जूस रहा करते थे। इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, इवेंचुअली दे लेफ्ट एंड ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए, ठीक है ना। बहुत लोग यूरोप में रहने लग गए, हर अलग अलग जगह पे चले गए, यूरोप, USA, रशिया, बहुत सारी जगह पे जो जूस थे वो चले गए, ठीक है। अब यूरोप में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई, ठीक है ना। ये वही लोग हैं जिनके साथ हिटलर ने बहुत बुरी भी करी थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अब क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमें कहीं पर तो अपना अड्डा बनाना पड़ेगा, वी हैव टू हैव आवर ओन प्लेस। तो इन्होंने क्या किया, जो पैलेस मतलब इजराइल तो बाद में बना ना, जो पैलेस्टीन थी वहां पर जाके जगह खरीदने लगी। सभी जूस को बोला गया कि आप जगहें खरीदो वहां पे। दे स्टार्टेड बाइंग लैंड, इवेंचुअली लैंड खरीदा। और वर्ल्ड में से तो थी, क्योंकि अमीर बहुत हैं, दे आर रिच, जूस आर वेरी वेरी रिच ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ये लोग, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वर्ल्ड में इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हिटलर ने जो किया वो किया। एंड इवेंचुअली जगह जब खरीदते गए दे डिक्लेयर देयर ओन स्टेट, ठीक है। इसराइल की जो स्टेट थी वो इन्होंने डिक्लेयर कर दी, जो पैलेस्टीन में से निकाली गई, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या रहा कि अब यहाँ पर जैसे अगर ये जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे गाजा है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे वेस्ट बैंक मान के चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो जो जगह है गाजा और जो वेस्ट बैंक है ये पैलेस्टीन है, ठीक है, ये पैलेस्टीन है। और ये पूरा जो है ये इजराइल है, ठीक है। और ये पैलेस्टीन में से निकला, तो लोग जो थे उनको जगह छोड़ के अपनी जानी पड़ी, और यू नो इजराइल जब वैसा हुआ तो ये हुआ। अब ये अपनी मतलब इन्होंने बहुत सारी जगहों पे कब्जा भी किया हुआ है, गाजा, वेस्ट बंगाल पे भी, वेस्ट बंगाल नहीं वेस्ट बैंक पे भी ये लोग अपना मतलब इजराइल लोग कहते हैं कि इन्होंने ही कब्जा किया हुआ है। तो ये सारा जो है, अब टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि पैलेस्टीन को कुछ कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ। कि आप टू स्टेट सोल्यूशन में वो ये कहते हैं कि पैलेस्टीन अपना एक नेशन, इजराइल अपना एक स्टेशन, खत्म, ठीक है। ऑस्लो अकॉर्ड्स में भी यही था, USA ने करवाया था कि आप जो है बात करो पीस के बारे में, बात करो, लड़ाई मत करो, ठीक है ना। जो भी आपको अपना डिसीजन लेना है बॉर्डर्स का वो ले लो, ठीक है। बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ऑस्लो अकॉर्ड्स। Now, as did Benjamin Netanyahu, which Obama's reference to a settlement, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करें कि एक लॉबी है USA के अंदर जो बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है कि भाई आपको प्रो इजराइल बात करनी है। एंड टुडे एट द मोमेंट व्हेन UN Secretary General and the vast majority of UN member states are calling for a cessation, मतलब क्या कॉल कर रहे हैं, they are stopping, they are calling to stop bombing campaign over Gaza. US political establishment has promised more weapons to Israel. US कह रहा है कि मैं वो ज़्यादा weapons दूंगा, मतलब मैं weapons दूंगा, but UN बोल रही है, United Nations बोल रही है कि आप इसको रोको, ये जो चल रहा है गाजा के ऊपर इसको रोको। और USA क्या कह रहा है कि मैं तो तुम्हें weapons दे सकता हूँ और मैं तुम्हें दूंगा, इसराइल को कह रहा है, ठीक है। उसके बाद how did a lobbying group representing a religious group, Jews, that comprises less than 3% of the American population come to wield such influence over the foreign policy of the world's most powerful नेशन। अब यहाँ पे उनका जो लॉबिंग ग्रुप है जूस का, वो अमेरिका में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ऑथर कह रहा है AIPAC was founded in 1954 by Isaiah Kenan, an official with Israeli Ministry of Foreign Affairs, as lobbying arm of the American Zionist Committee. Initially named the American Zionist Committee for Public Affairs, it was established in response to a crisis in Israel-US relations triggered by Kibbutz massacre in 1953 when Israeli troops killed 96 Palestinian villagers, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब जब सिचुएशन US और इसराइल के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे बीच में, तब ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक इंसान ने स्टार्ट करी इसराइल के, ठीक है ना।
तो जियोनिज्म क्या है? जियोनिज्म इज द मूवमेंट दैट स्टार्टेड दैट वी नीड आवर ओन प्लेस। जियोनिस्ट क्या है? जूस ने जो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी कि हमको एक नई अपनी जगह चाहिए, कि हमारे को हमारी जगह से निकाल दिया गया, ठीक है, अब हमें अपनी जगह चाहिए, और वो पैलेस्टीन जहाँ पर वेस्ट एशिया में है वही हमारी जगह है। एंड दे वेंट देयर, एंड बट वहाँ पे भी डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए थे, वहाँ पे अरब्स आ गए थे तब तक, जब तक इन्होंने मुड़ के वापस देखा एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब इनकी वही लड़ाई चल रही है, ठीक है। टू अवॉइड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड विद बीइंग डेजिग्नेटेड एज फॉरेन एजेंट, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1963 अंडर इट्स करंट नेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होनली बाय प्रॉस्परस जूस अमेरिकन्स। जो प्रॉस्पर मतलब रिच हैं जूस अमेरिकन, वो इसको देखते हैं। AIPAC has followed a three-pronged strategy since its inception. Firstly, it has focused on developing a vast number of grassroots activists, methodological outreach that today extends beyond Jews. तो यहाँ पर ये लोगों को बता रहे हैं कि वर्षत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ग्रुप्स बना रहे हैं, प्रो इसराइल एजेंडा लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पे ये कैंपेन्स भी फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। $30 बिलियन की फंडिंग गई थी अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये जो है ये मेन ग्रुप ये करता है। ऑल्दो जूज आर ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक वोटर्स, बट ये दूसरी पार्टीज को भी देते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक इज जो वहाँ पे पार्टीज हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट नोट करना है कि ये कब आया और कौन इसको लेकर आया, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा हमने A1 लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखना है हमको, was founded in 1954 by Isaiah Kenan, ठीक है ना, an official with Israeli Ministry for Foreign Affairs. Initially named American Zionist Committee for Public Affairs, ठीक है ना। अब उसके बाद ये इनकी पूरी चीज़ है और स्टोरी हमने पढ़ी ली है। अब आगे चलेंगे। और विक्ट्री केम आफ्टर अ स्पेल ऑफ शार्प मीडिया अटेंशन क्रिटिसिज्म एलिगेशंस। ये अब इसमें किसके बारे में बात करें, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया की जो साइमा वजेद हैं वो इलेक्ट हो गई हैं। शी हैज़ बिकम द रीजनल डायरेक्टर, WHO रीजनल डायरेक्टर। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। Her victory came after a spell of sharp media attention, criticism and allegations of nepotism. कि उसकी mother जो है, she is the leader of Bangladesh, and that is why she was able to get the post of director, रीजनल डायरेक्टर WHO साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज शी बिलोंग्स टू पॉलिटिकल फैमिली। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in Southeast Asia regional director, who was appointed साइमा वजेद, ठीक है। इसके सब पॉइंट्स क्या बनेंगे, फ्रॉम बांग्लादेश फॉर 5 years, डॉटर ऑफ शेख हसीना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, शी सिक्योर्ड 8 out of 10 votes against शंभू प्रसाद आचार्य, सीनियर WHO official proposed by नेपाल, ठीक है ना। ये नेपाल का बंदा था, इसको बेचारे को 2 ही मिले, ठीक है ना। शी विल सक्सीड पूनम खेतरपाल सिंह, an Indian who became
first woman to assume the above office, या above post in 2014. ठीक है ना. सेकेंड टर्म 2018 से सर्व किया. सो शी वॉज द टेक्निकली फर्स्ट वुमेन, इंडियन बनी जिन्होंने, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व. ठीक है ना, ये इंडियन थी. अब इसके बाद जो है कौन आ गई है, साइमा वजेद. ठीक है ना, शी इज फ्रॉम बांग्लादेश. ठीक है, किसको हराया इन्होंने, शंभू प्रसाद, जो किसके थे, नेपाल के थे. ठीक है, उसके बाद वेटिंग फॉर गॉड्स किंगडम. In a sleepy Sunday morning on 29th October, Kerala woke up to devastating multiple explosions. केरला में explosions हुए. ये कौन सी कम्युनिटी के लोग थे और इनसे रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है, ये हमको पूरा पढ़ना है. चलिए पढ़ते हैं. Yes, today's newspaper is going to be long because all the editorials are such जो हमें पढ़ने पड़ेंगे. तो yes, in a sleepy Sunday, अब यहाँ पर केरला में ब्लास्ट हुए. Annual 3-day regional convention organized by blasts in केरला. ये रेड से लिखने थे, सॉरी मैंने ब्लू से ही लिख दिया. ठीक है ना. इन रीजनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड बाय Jehovah's Witnesses in town of Kalamassery in Kochi, near Kochi. ठीक है, 3 persons including 12-year-old child were killed and over 50 injured in the blast. Martin Vidi took responsibility. Martin Vidi took responsibility of the blast and he said that these guys were anti-nationalists, that is why I attacked them. ठीक है, took the accused, who described himself as a non-serious member of the group for nearly 16 years, said he wanted to teach the sect a lesson for being anti-national. ठीक है, अब यार ये जो ग्रुप है इनका ना, ये क्रिश्चियन लोग कहते हैं ये हमारे को नहीं बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका जो मानना है वो अलग है विद रिगार्ड टू जीसस. ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं. ये जो ग्रुप है, इट्स रूट ले इन 19th century Adventist movement in the US. The modern day organization was an offshoot of the International Bible Students Association founded in Pittsburgh by Charles Taze Russell, a Unitarian pastor in 1970. 2. However, differences between the Bible study group after his death resulted in formation of several groups including witnesses in early 1930s. ठीक है ना, बाइबल को पढ़ने के बाद हर किसी को अलग अलग समझ में आई और उसने अपने ग्रुप्स बना लिए, एंड वन ऑफ द ग्रुप बनाई है विटनेसेस. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से दे डू देयर बेस्ट टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट एंड इज प्राउड टू बी कॉल्ड क्रिश्चियंस. दे वर्शिप द क्रिएटर हुज नेम इज जेहोवा एंड रिकॉग्नाइजेस बाइबल एट गॉड्स इंस्पायर्ड मैसेज टू ह्यूमंस. तो इनके बिलीव ये है, ये किसको वर्शिप करते हैं, जेहोवा को. However, they do not venerate the cross or any other images. According to the official website of sect, they are known as Jehovah's Witnesses as they witness or talk about Jehovah, God and his kingdom. The sect has come under lens of several governments for their refusal to abide by certain laws. ये blood transfusion allow नहीं करते, इनके according नहीं allow होना चाहिए, abstain from blood transfusion. ठीक है, various Christian denominations do not consider this sect as they are not considered Christians also. Some of them don't consider them Christian. ठीक है, इन केरला द ग्रुप्स प्रैक्टिस ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम सिंगिंग द नेशनल एंथम हैड, हाँ ये अलग ही एक पॉइंट बनेगा. तो पहले हम ऊपर वाले पॉइंट्स बना देते हैं अबाउट, वी शुड नो अबाउट दिस ग्रुप. ठीक है ना, जो बॉम्ब ब्लास्ट जिसने किया जहां पर हुआ. ठीक है ना, तो जेनोवा क्या है, जेनोवा सबसे पहले रूट्स ले इन 19th century Adventist movement in US. ठीक है ना, modern day organization was an offshoot of International Bible Students Association
founded in Pittsburgh by Charles Taze Russell in 1872. Differences within Bible study group after his death resulted in formation of several groups including witnesses in 1930s. तो ये ग्रुप कब बना? Witnesses 1930s में बना. अब ये क्या करते हैं? They worship the creator whose name is Jehovah and recognize Bible as God's inspired message to humans. ठीक है ना, बाइबल भी recognize करता है पर क्रॉस recognize करते. However, they do not venerate cross or any other images. ठीक है ना, तो ये बाइबल को भी मानते हैं, इनका क्रिएटर भी अलग सा है, तो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है ना, तो यस, क्योंकि यहाँ पर इनके ही ग्रुपिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. ठीक है ना, ठीक है. वेनरेट का मतलब क्या होता है? वेनरेट का मतलब होता है टू हैव और शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ठीक है ना, अब यहाँ पे टर्म का यूज किया है डू नॉट, मतलब ये रिस्पेक्ट नहीं शो करते किसको? क्रॉस को. ठीक है, तो ये इनकी पूरी स्टोरी है. Various Christian denominations do not consider, they do not sing national anthem. ठीक है ना, they do not sing national anthem. जो नेशनल एंथम नहीं सिंग करते हैं, इसी वजह से एक बहुत ही फेमस केस हुआ. ठीक है ना, विजय इमानुअल करके केस था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली इस ग्रुप का क्या है? दे अब्सटेन फ्रॉम. ठीक है ना, द ग्रुप्स practice of abstaining from singing the national anthem had its reverberations in Kerala when the management of school expelled 3 children in July. ठीक है, they do not sing. तो इससे क्या हुआ? 3 children were expelled in 1986 from a school for not singing national anthem. ठीक है, विजय इमानुअल father challenged decision before Supreme Court. ठीक है, in India expulsion was in violation, which found that their expulsion was in violation. Supreme Court found expulsion was in violation of Article 19 and 25 of the Constitution. कि ऐसे नहीं गाना तो नहीं गाओ. In India, Jehovah's Witnesses has been present since 1905, though its establishment at an office in 1926 in Mumbai. The legal registration was obtained in 1978. ठीक है, अब हम अगर Jehovah's Witnesses present since 1905, office in Mumbai 1926, legal registration
in 1978। ये सारे तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलेंगे। ओलिगोपॉलीज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ इज, ओलिगोपॉलीज क्या होते हैं? स्टेट ऑफ लिमिटेड कंपटीशन इन विच मार्केट इज शेयर्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। बहुत कम लोग हैं जो रेयर अर्थ मैटर्स को और रेयर अर्थ के जो मटेरियल है उसको होल्ड करते हैं। कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स फेस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ड्यू टू oligopolistic control over mining and processing of rare earth elements that were critical to scale up green technologies। अब यार यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी पे जाना है तो वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जब लिथियम मिला JNK के अंदर तो इंडिया बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, तो ये रेयर अर्थ मेटल्स है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंथा नगेश्वरन ऑब्जर्व्ड एडिंग द एक्सटर्नल फंडिंग टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वुड ऑल्सो बी potentially weaponized। He also urged investors in developing countries green transition to not let greed dominate the creation of public goods and expect। तो ये सब कुछ बोला। क्या हो रहा था? एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स होस्टेड बाय, तो हम ये लिख लेंगे एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स hosted by Global Energy Alliance for People and Planet। ठीक है ना? तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुई। तो यहाँ पर अगर कुछ और होगा तो हम लिख लेंगे। सो दैट्स इट गाइज। इफ़ यू वांट टू बाय आवर लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.logiri.in। वहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी यूजफुल। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। डेली नोट्स लेने हैं तो ₹100 के हैं, ये भी logiri.in पर हो जाएंगे। एंड इसका आपको गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट आप logiri.in पे करते हो। गूगल ड्राइव पे विजिबिलिटी जो है ना बहुत क्लीन और क्लियर रहती है, इसलिए वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट CUT PG और MHCET 3 years के हैं, 5 years के नहीं, 3 years के अवेलेबल हैं। और कोई मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, गिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल 6 PM पे ही मिलेंगे कल। आज थोड़ा आई नो लेट हो गया है क्योंकि न्यूज़पेपर लंबा था। बाय।